हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तो वो उस वीडियो से आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगला लेक्चर पढ़ने के लिए इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट माय नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग उसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। जो एक न्यूमेरिकल उस समय किए थे तो दूसरा न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे जो रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। सबसे पहले हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, तो उसकी तरीका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन उसको कहते हैं, जैसे हम लोग लिखे थे। अब हम ये मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है और वो क्वेश्चन हमने किया ही था। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है आपका, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन NO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है कितना 1.6 × 10⁻² मोल्स पर लीटर इन 4 सेकेंड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। ऐसे केस में रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे? तो पहले हम रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू हमने बताया था इक्वेट कैसे करेंगे। रिएक्टेंट को माइनस साइन पहले हम लोग लिख लिए d/dt और N2O5, और हमने बताया था उसका मोल उसके सामने आप लिख सकते हैं 1/2 लिख लिए। और माइनस साइन क्यों लगा? चूँकि रिएक्टेंट है। और गिव्स आउट 1/4 dNO2/dt, और फिर ये प्लस साइन लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर प्लस साइन d/dt O2, ठीक, ये प्लस साइन है। तो अब हम लोग को हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट को इसके इक्वल भी कह सकते हो, इसके इक्वल भी, इसके मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, लेकिन हमें किसके बारे में बताया है, इसके बारे में बात किया है। और रेट तो ये दोनों को उठा लो यहाँ से, चलिए हमने उठा लिया। रेट 1/4 और dNO2/dt, चलिए प्लस साइन है ही है, 1/4 यानी इंक्रीजिंग है। और ये आपका dNO2/dt यानी t 4 सेकेंड है, और मोल पर लीटर स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है, इसका मीन्स क्या है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। तो वो हम रखेंगे उसके जगह पे 1.6 10⁻² डिवाइड बाई 4। तो ये पॉइंट हटा दो, अगर पॉइंट हटा दिए तो कितना आ गया -3, 16 से 16 काट दिए तो 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका आंसर हुआ। तो ये एक टाइप ये पूछा जाता है और एक टाइप जो पहले बताया। बस किसी भी रिएक्शन को पूछे तो आप इक्वेट करके उसको निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग, ये तो न्यूमेरिकल था, एक और टाइप बचा था, हमने करा दिया। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट कहिए। मीन्स जो कोलिजन थ्योरी है वो कहती क्या है? तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में एक दूसरे से कोलाइड होना बहुत आवश्यक है। यानी बिना कोलिजन के, बिना कोलाइड हुए कोई भी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी है। तो क्या हर कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट बनता है, यानी जिससे रिएक्शन होती है, और कुछ कोलिजन ऐसे हैं जिससे प्रोडक्ट नहीं बनता है और रिएक्शन नहीं होती। तो जिस कोलिजन से प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो हमें इफेक्टिव कोलिजन की यहाँ ज़रूरत लग गई है, यानी इफेक्टिव कोलिजन अगर होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो अब कोलिजन थ्योरी के लिए हमें सबसे मेन क्या हो गया, इफेक्टिव कोलिजन। तो इसलिए हम लिख रहे हैं फॉर इफेक्टिव कोलिजन क्या चाहिए,
मीन्स इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर अलग अलग होना चाहिए। जैसे सपोज करिए एक कंटेनर लिया, उसमें हमने H2 ले लिया और Cl2 ले लिया। अगर इनका नेचर सेम होता, सपोज करिए H2 फिर H2, तो अगर इनके बीच कोलिजन होता तो H2 ही बनता, तो हमें प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता कि बना कि नहीं बना, इसलिए इनका नेचर अलग। जैसे H2Cl2 है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, H2 से भी टकरा सकता है, जैसे दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, Cl2 से भी कोलाइड कर सकता है और H2Cl2 से भी कोलाइड कर सकता है। तो फाइनली HCl आपका बनेगा जब H2Cl2 से कोलाइड करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, 1/3 हो गया, यानी लेकिन जब H2 और Cl2 आपस में कोलाइड करेंगे तभी हम उसे इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। तो पहला कंडीशन इफेक्टिव कोलिजन के लिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए। चलिए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, क्या होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी, या डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट मतलब इन दोनों का नेचर अलग होना चाहिए। दूसरा, जब वो कोलाइड करें तो एक निश्चित यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे हमने ए मॉलिक्यूल ए मिलके A2 बनता है, चलिए इसका डायरेक्शन ये है, सपोज करिए ये मॉलिक्यूल है B और इसका सेम मॉलिक्यूल है, हमने छोटा बड़ा गलती से बना दिया ये। तो जब ये कोलाइड करेगा तो आपको दोनों आपस में मिलेंगे और AB बन जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर ये कोलिजन कुछ ऐसे होता, ये मॉलिक्यूल ऐसे आते तो क्या होता, कोलिजन प्रॉपर नहीं हो पाता और हमको एक ही प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कंप्लीट कोलिजन जैसे हो, दोनों मॉलिक्यूल कोलाइड करें और प्रोडक्ट बना लें ऐसे, यानी ओरिएंटेशन उनका प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह के ओरिएंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, और इस ओरिएंटेशन और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इस तरह का कोलिजन, यानी हम जो सेंटेंस लिखेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला ही लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट हमें कैसा चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन का। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी डिफरेंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल must be collide in proper orientation। ठीक है, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। तीसरा, थर्ड, उनके पास देखिए मॉलिक्यूल को कोलाइड होने के लिए, जैसे दो लोगों को लड़ने के लिए एनर्जी होना ही चाहिए, वैसे एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए जिसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट molecule must have a definite amount of energy known as threshold energy। थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिस्कशन आगे भी हम करेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी इतनी कम है, ये बॉर्डर लाइन है, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए तब प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर अपनी खुद की एनर्जी इतना है, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल बहुत एनर्जेटिक है, तब तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। यही बैरियर थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर कहलाता है, तो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इतना नहीं है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे और डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना जानिए, मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये था हमारा इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट का। तो कोलिजन थ्योरी को आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में भी आता है लिखने के लिए।
अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर रेट को इफेक्ट डालते हैं। तो हेडिंग पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर रेट को, पहला देखिए कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी अधिक होगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। क्यों? कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा। जैसे H2 और Cl2 का कंसंट्रेशन अधिक है तो कोलिजन अधिक, प्रोडक्ट भी अधिक। चलिए कंसंट्रेशन हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं प्रेशर का फैक्टर। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इधर पिस्टन है, पहले पिस्टन यहाँ पे था तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे सपोज करिए। जब आपने पिस्टन को घटा दिया तो गैस का मॉलिक्यूल, वही गैस का मॉलिक्यूल अधिक पास आ गए तो उसमें जो कोलिजन टाइम है घट गई, कोलिजन ज़्यादा हो गया। तो यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट को बढ़ा देगा। अगर कोलिजन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा। प्रेशर। थर्ड, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? TEMP मीन्स टेम्परेचर हमने लिखा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि अगर किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप टेम्परेचर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ है कि 10 टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं 2 to 3 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। आगे उसको भी डिस्कस होगा। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है? अगर पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और निगेटिव कैटलिस्ट के, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर जाता है, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, निगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। इसलिए कंसंट्रेशन, इसलिए वो रिएक्शन रेट बढ़ाएगा। चलिए फिफ्थ, रेडिएशन का इफेक्ट भी है। कुछ ऐसी रिएक्शन हैं जो ओनली रेडिएशन से होती हैं। तो जैसे H2 और Cl2, अगर उसे सनलाइट नहीं मिलेगा तो 2HCl नहीं बनेगा। इसलिए रेट कुछ रिएक्शन के लिए, सबके लिए नहीं है, रेडिएशन से इफेक्टेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो था फैक्टर जो रेट को इफेक्ट डालता है। इसको भी आप कभी कभी लिखने को NCERT बुक में भी फैक्टर दिए हैं। इतने फैक्टर आप लर्न करते हैं तो आपका काम होगा। और क्वेश्चन भी 1-2 नंबर से अधिक का आता नहीं है, बहुत लेंदी नहीं आता है, नॉर्मल है। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर। अगला टॉपिक है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। TC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है? अगर दो रिएक्शन को या रेट कांस्टेंट को, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट बात एक ही है, दो रेट कांस्टेंट को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन के डिफरेंस पर मेजर किया जाए तो वो जो होता है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। तो समझ लीजिए दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, यानी हम डिफाइन करें तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन नोन एज TC, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ज़रा देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट KT है
ये भी वही, और 10 डिग्री इंक्रीज कर दिए तो ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं K35 K25। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है 2 to 3 का डिफरेंस आता है अगर 10 डिग्री का हम लोग अंतर करते हैं। कहने का मतलब किसी रेट को 10 डिग्री पर मेजर किए, 20 पे अगर मेजर किए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा देखा जाता है। 2 से 3 के मिड में रहता है, एग्जैक्टली 2 नहीं होता है पर न्यूमेरिकली 2 मानते हैं। अब जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल अगर करना है इस पर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट था, जैसे उसने कहा कोई रिएक्शन है R1 10 डिग्री सेल्सियस पर है और R2 90 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए, तो क्या करेंगे हम? तो एक फार्मूला बना लेते हैं। R2 निकालना है, R1 टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमने क्या बताया आपको 10 डिग्री सेल्सियस का इंटरवल होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ 10 डिग्री से 10, नंबर ऑफ इंटरवल ऑफ 10। अब ये केल्विन भी हो सकता है या 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, जो भी दिया। तो चलिए न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग R2/R1, तो डिफरेंस 8 का आया, यहाँ हमने 2 रखा, यहाँ 8 रखा, 2 8 जा 256, यानी R2 इक्वल टू इतना R1, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है, हर 10 डिग्री पर 2 टाइम बढ़ रहा है। तो अगर दूसरा तरीका है, फार्मूला आपको नहीं याद है, 10 to 20 2 टाइम बढ़ा, 20 to 30 फिर 2 टाइम बढ़ा, 30 to 40 फिर 2 टाइम बढ़ा, फिर 50 फिर 2 टाइम बढ़ा, फिर 60 फिर 2 टाइम बढ़ा, फिर 70 फिर 2 टाइम बढ़ा, 80 फिर 2, 90 फिर 2। अब 2 into 2 into 2 into जितनी बार 2 आया है, 2 2 2 कितना हुआ, 6 7 8 3 8 इक्वल टू 256। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर लर्न नहीं है, ये बहुत आसान तरीका था फार्मूले से। चलिए एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए मान लीजिए 0 इनिशियल, चूँकि कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ये था, टाइम अभी स्पेंड नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट नहीं बना है, इसलिए 0। आफ्टर टी टाइम माने कि x बना तो a माइनस एक्स। तो अब रेट हमें लिखना है, चाहे dx/dt करें, तो हम टी टाइम में a माइनस एक्स हमने लिया, तो रेट यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt, प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहें तो हटा दीजिए, इक्वल आ जाएगा k a माइनस एक्स। अब इस कंसंट्रेशन को अगर यूनिटी मान लिया जाए, यानी 1 मान लिया जाए, तो dx/dt इक्वल टू k हो जाएगा। इसी को इस समय स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसकी खास बात, ये ऐसा रेट कांस्टेंट है जो टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों से इफेक्टेड होता है। अलग अलग अगर रिएक्शन है यानी डिफरेंट रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट अलग अलग आएगा। सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम होता है, बट अगर टेम्परेचर अलग अलग कर दें तो रेट कांस्टेंट भी अलग होगा। इसे ही कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।